61 तुम्हें मुझसे जो इश्क लधाना है सुबह लधा लेना और दिलफेक आशिक आदि। चाहत स्वयं की आवाज सुनकर बिल्कुल कांप गई थी। भी समर्थ ने कहा, अरे काका कोई कुत्ता भूख रहा है, उसे रोटी देकर चुप करवाओ भाई। स्वयं ने जब आपने लिए कुत्ता सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मेरा कंटेनर जलाकर रातों की नींद चुराकर मेरा सूप चैन छीनने के बाद तुम। आदि ने उसे रोकते हुए कहा, मिस्टर कपूर हमारी दादी कहती हैं खाते टाइम बात नहीं करते, इसलिए बाहर बैठकर इंतजार करें। स्वयं ने गुस्से में चाहत के करीब जाते हुए उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए कहता है, बोल तेरा पति कहाँ है। चाहत उसे छुड़ाने लगी तो इसने और कसकर पकड़ते हुए कहा, बोल कहाँ है तेरा पति। आदि ने गुस्से से उठाते हुए कहा, तू एक मर्द है ना तो औरत पर हाथ कैसे उठा सकता है। फिर धीरे से उनके कान में कहता है, द काउंटडाउन बीइंग। ये तो छोटा सा ट्रिया था, कहते हुए मुस्कुरा देता है। स्वयं ने कहा, देखा इंस्पेक्टर, मैंने कहा था कि मेरा कंटेनर इन्हीं लोगों ने जलाया है। अरेस्ट दैम। आयान ने कहा, तुम इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो। क्या कभी सुना है किसी चोर ने कहा हो कि मैंने चोरी की है। वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, इसका मतलब साफ है कि हम कुछ नहीं किया है। समर्थ ने भी आगे आकर कहा, और वैसे भी तुम्हारे पास सबूत क्या है जिसके बलबूते पर इतना शोर मचा रहे हो। स्वयं ने कहा, अगर अर्नब ने ये सब नहीं किया तो कहाँ है वो, सामने क्यों नहीं आ रहा। आदि ने उसके सामने कुछ दिखाते हुए कहा, क्योंकि अर्नब सिंगापुर में है, वो 2 दिन से यहाँ नहीं है। और जहाँ तक रही हमारी बात, तो क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हें बर्बाद करने के पीछे हमारा हाथ है। और कहा है अरेस्ट वारंट हमारे दादी की शकुनी समधी जी। तभी उस इंस्पेक्टर ने कहा, हम सर, ये लोग सही कह रहे हैं, बिना किसी सबूत या बिना किसी अरेस्ट वारंट के हम इन लोगों को पकड़ नहीं सकते हैं। मेरी माने तो चलिए ये से। आदि ने उसके हाथ से वो पेपर छीनते हुए गुस्से से कहा, अगली बार अगर चाहत को हाथ तक लगाया या उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। स्वयं ने कहा, तुम मुझे पुलिस के सामने धमकी दे रही हो। अटेम्प्ट टू मर्डर केस में तुम्हें आजीवन जेल भी दिला सकता हूं मैं। आदि ने उसे कहा, दुनिया की कोई भी जेल आदित्य चौधरी को अपनी कैद में नहीं रख सकती। तुम बस दिन पर दिन गिनते जाओ, क्योंकि तुम्हारा ये अंत बहुत नज़दीक है। अब निकलो यहाँ से, वरना कहीं ऐसा ना हो मेरा गुस्सा तुम्हें चीरते हुए आर पार कर दे। स्वयं अपने पैर पटकते हुए इंस्पेक्टर के साथ वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद समर्थ आदि से कहता है, मुझे तुझसे बात करनी है आदि। आदि ने उसे देखकर साफ लहजे में कहा, अगर तू उस बारे में बात करना चाहता है तो मुझे नहीं करना। समर्थ ने गुस्से से आदि के मुंह पर एक ड्रेस फेंकते हुए कहा, ये ब्लैक हुडी तेरी है ना, ये सब तूने ही किया है ना, तेरा दिमाग खर्फ है। अर्नब यहाँ नहीं है और तू ये सब कर रहा है। गुस्सा मुझे भी आ रहा है, तो क्या सबको मारता फिरूं मैं, एक बार फिर खून की नदियां बहा दूं ये। इसकी बात सुनकर आदि ने गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, बेवजह मुझ पर इल्जाम मत लगा। सामर्थ ने उसके सामने 2 सीसीटीवी फुटेज रखते हुए कहा, क्या ये भी झूठ है। ये घर के बाहर रात के 2:30 बजे की सीसीटीवी फुटेज और दूसरा मेरे सोर्सेस से मुझे ये फोटो मिली है, जिसमें तेरा चेहरा तो नहीं मगर ये सेम हुडी है। आदि ने झल्लाते हुए गुस्से से कहा, हम वो कंटेनर मैंने जलाया है। कल रात मुझे अचानक एक कॉल आया, कॉल किसी लड़की का था। पहले मैंने उसे इग्नोर कर दिया, पर वो फ़ोन मुझे लगातार आए। आखिर में मैंने उसे उठाया तो फ्लैशबैक, आदि का कमरा। आदि को आज भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जब भी वो आंखें बंद करता तो उसे वो लड़की, वो शादी, ये सब कुछ याद आता जो उसे बेचैन कर देता था। इसलिए जब आदि ये थी वो हमेशा आदि की गोद में सोया करता था। आदि अचानक उठकर बैठ गया, तभी अचानक उसे कॉल आया। आदि ने फ़ोन देखते हुए कहा, इतनी रात को कौन हो सकता है। सोचते हुए वो फ़ोन उठता है तो दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ आती है, हेलो। आदि ने पहले तो उस फ़ोन को इग्नोर कर दिया, पर जब बार बार उस लड़की का फ़ोन आया तो आदि ने बुरी तरह इरिटेट होकर फ़ोन उठाते हुए कहा, मिस इरिटेट, क्या तुम मुझे इरिटेट करना बंद करो। तुम्हें मुझसे जो इश्क लधाना है सुबह लधा लेना, समझी तुम। अब फ़ोन रखो इडियट, रात को भी चैन नहीं है इन लड़कियों को। दूसरी तरफ से उसकी बात सुन रही लड़की ने गुस्से से कहा, अरे ओ दिलफेक आशिक, तेनू पसंद करे मेरी जूती। अगर तुम्हारी चपड़ खत्म हो गई हो तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। आदि ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, कोई कहानी सुनाओगी क्या जो ध्यान से सुनूं। अब बताओगी भी, क्योंकि उल्लू तो हूँ नहीं जो रात भर जागते हुए तुम्हारी कहानी सुनूंगा। उस लड़की ने उसे कहा, उल्लू नहीं, तुम उल्लू के पट्टे हो।
अब सुनो मेरी बात, यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर एक जंगल वाला एरिया है, पर वहाँ एक ऐसी जगह है जो सीधा शिप जाने वाले एरिया की ओर खुलता है। ज़्यादातर इलीगल काम ही उस रास्ते किए जाते हैं और आज स्वयं कपूर की बहुत बड़ी डील उस रास्ते ऑस्ट्रेलिया जानी है, जिसे तुम्हें रोकना है। ये कैसे करोगे, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। आदि ने उसकी बात सुनकर कहा, पर तुम हो कौन और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? तुम खुद ये सब क्यों नहीं रोकती? तुम मुझसे ये सब क्यों करवाना चाहते हो? उस लड़की ने गुस्से में कहा, ओह यार कितना सवाल पूछते हो। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूँ। हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं, जिनकी मंजिल उस स्वयं कपूर की बर्बादी है। डोंट वरी, तुम पर कोई ब्लेम नहीं आएगा, मेरा आदमी सब कुछ संभाल लेगा। आदि ने उसे कहा, ओके डॉन। आदि ने अपने कपड़े बदले और ब्लैक को पहनकर अपना सर ढकते हुए वहां से निकल गया। जैसा कि उस लड़की ने कहा था, उसका आदमी आदि के लिए इंतजार कर रहा था। आदि वहां आया तो दोनों जंगल के अंदर चले गए। जंगल में एक जगह आकर रुके, जहां सामने समंदर नजर आ रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या जंगल और उसके अंदर समंदर। तो बता दूं कि वो कोई जंगल नहीं है, बल्कि आपने इलीगल काम को अंजाम देने के लिए एक जंगल का छलबा बना दिया गया था, ताकि जानवर के डर से बाहर की आए ही ना और ना ही किसी को इस सीक्रेट जगह के बारे में पता चले। उस आदमी ने आदि को देखकर कहा, वो लाल वाला कंटेनर देख रहे हो, वो है स्वयं कपूर का काउंटर। उसके गार्ड के होते हुए हम ये नहीं कर सकते, मैं उसका ध्यान भटकता हूँ, तब तक तुम क्या कर वो देख लो। कहते हुए इन गार्ड से थोड़ा दूर होकर दहाड़ लगाता है। वो लोग उसकी दहाड़ सुनकर डर जाते हैं और अपने दूसरे साथी को बुलाने जाता है। वो आदमी उसे जाते देखे कर दूसरे आदमी के गर्दन पर वार करता है, जिसे वो बेहोश हो जाता है। उस आदमी यानी बिभू की नज़र आदि पर गई, जो कि जलती हुई कंटेनर को सुकून भरी आंखों से जलकर होते हुए देख रहा था। आदि के चेहरे पर एक सुकून था। देखते देखते वो कंटेनर जलती रही। आदि ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, स्वयं कपूर आदित्य सेहेगल की तरफ से पहला तोहफा बुबा रखो। कहते हुए एक बटन प्रेस करता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके साथ कि वो जलती हुई कंटेनर के कुछ पार्ट्स हवा में उड़ने हुए गिरे हुए थे। वो कंटेनर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, उसके चिथड़े उड़ चुके थे। उस आवाज को बहुत सारे गार्ड आते हैं, जिसे देखकर उस लड़की का आदमी आदि का हाथ पकड़कर तेजी से भागने लगता है। वो लोग भी उसके पीछे भागते हैं। एक लड़की एक अकेले लड़के के कमरे में क्यों आती है बताओ मुझे, और हाय हाय मिर्ची उफ उफ मिर्ची। उस आदमी ने आदि को देखकर कहा, वो लाल वाला कंटेनर देख रहे हो, वो है स्वयं कपूर का काउंटर। उसके गार्ड के होते हुए हम ये नहीं कर सकते, मैं उसका ध्यान भटकता हूँ, तब तक तुम क्या कर वो देख लो। उसकी दहाड़ सुनकर जानवर समझकर डर जाते हैं और अपने दूसरे साथी को बुलाने जाता है। वो आदमी उसे जाते देखे कर दूसरे आदमी के गर्दन पर वार करता है, जिसे वो बेहोश हो जाता है। उस आदमी यानी बिभू की नज़र आदि पर गई, जिसने शराब डालकर उस पूरी जलती हुई कंटेनर को सुकून भरी आंखों से जलकर होते हुए देख रहा था। आदि के चेहरे पर एक सुकून था। देखते देखते वो कंटेनर जलती रही। आदि ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, स्वयं कपूर आदित्य सेहेगल की तरफ से पहला तोहफा बुबा रखो। कहते हुए एक बटन प्रेस करता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके साथ कि वो जलती हुई कंटेनर के कुछ पार्ट्स हवा में उड़ने हुए गिरे हुए थे। वो कंटेनर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, उसके चिथड़े उड़ चुके थे। उस आवाज को बहुत सारे गार्ड आते हैं, जिसे देखकर उस लड़की का आदमी आदि का हाथ पकड़कर तेजी से भागने लगता है। वो लोग भी उसके पीछे भागते हैं। आदि भागते भागते अचानक रुक गया तो बिभू ने कहा, अरे पागल हो गया, देख नहीं रहे कितने लोग हैं, चटनी बना देंगे हम दोनों की, चलो यहाँ से। आदि ने अपने पॉकेट से कुछ निकला और उसे हवा उछाल दिया, जिसे देखकर बिभू ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, यहाँ जान दाव पर लगी हुई है और तुम्हें होली खेलने की पड़ी है, घनचक्कर कह के। आदि ने उसे घूरते हुए कहा, घनचक्कर किसे कहा है? और तुम भी आपने शुभ हाथों से इस मसालेदार मिर्ची से होली खेलो ना, किसने मना किया है? देखो ना वो ऑस्ट्रेलियन कंगारू के बच्चे कैसे मचल मचल कर फुदक रहे हैं, ये काले सांड कैसे पानी में मछली की तरह तरह डुबकी लगा रहे हैं। ये हाय हाय मिर्ची उफ उफ मिर्ची का कमाल है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं घर से सेवियर के तौर पर चुरा कर ले आया था, वरना कचुम्बर बन जाता हमारा। अब रात भर ये गाते रहेंगे, हाय हाय मिर्ची उफ उफ मिर्ची। बिभू ने देखा तो सच में मिर्ची से सब पागल हो रहे थे, कुछ पानी में डुबकी लगा रहे थे तो कुछ नीचे मिर्ची की जलन से तड़प रहे थे। उन्हें इस तरह तड़पते देखकर बिभू ने आदि से कहा, तुम तो बड़े डेंजरियस आदमी हो भाई। उसकी बात सुनकर आदि ने अपनी हुडी से चेहरा छुपाते हुए मुस्कुरा दिया। प्लीज बैक एंड जन्नत बिला, आदि ने कहा। फिर मैं आया और आकार सो गया। उसकी बात सुनकर आयान ने उसकी बलाए लेते हुए कहा, हाय मैं वारी जवा, तू तो बंदा चोर निकला।
आदि ने गुस्से में उस पर तकिया फेंकते हुए कहा, कमीने तू मुझे क्या मैं चोर नजर आता हूँ? आयान ने उसे बचते हुए चाहत के पीछे छुप कर कहा, अरे वो मैं तो कहना चाहता था तू बंदा खतरों के खिलाड़ी निकाला, वो मेरी जुबान फिसल गई वरना ये बात बस आधे रास्ते में ही थी। सामर्थ ने आयान के सर पर मारते हुए कहा, अच्छा तूने कौन सा जुबान में समोसे जलेबी की दुकान खोली है जो वो तेरी तरह खाने रुक गया? कुछ भी बोलता है नौटंकी। आदि ने उन दोनों को इग्नोर करते हुए चाहत से कहा, गुड़िया प्लीज तुम हम लोग को गलत मत समझना, पर सच कहूं तो तुम्हारा बाप क्या एक इंसान कहलाने तक का लायक नहीं है। उसने एक स्लो पॉइजन की तरह हमारा पूरा बचपन बर्बाद कर दिया। अब बर्बाद होने की बारी उसकी है। चाहत ने उसे बिठाया और पानी पिलाते हुए इशारे से समझने की कोशिश करते हुए कहा, भैया हम कल यानी अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे बदल नहीं सकते, पर आने वाले कल को जरूर बदल सकते हैं, और अगर पापा ने गलत किया है तो भगवान उन्हें उसकी सज्जा जरूर देगा। आयान ने कहा, अच्छा मैं क्या कह रहा था, आज ऑफिस नहीं जाते, कहीं घूमने चलते हैं ना प्लीज? सामर्थ ने उसके सर पर मारते हुए कहा, और तेरी प्रेजेंटेशन का क्या होगा जो तुझे आज देनी है? और आज नहीं कल चलेगी सब मिलकर। आयान ने बच्चों की तरह रोते हुए कहा, नहीं यार, ये अर्नब कब आएगा? वो आएगा तो मैं 2 हफ्ते की छुट्टी लूंगा, चैन की नींद सोऊंगा। आदि ने उसके गले में बाहें डालकर उसे घसीट कर लेकर जाते हुए कहा, अर्नब के आने पर तुझे 2 दिन की छुट्टी ना मिले और 2 हफ्ते की चाहिए जनाब बको। सामर्थ भी जाने लगा, पर कुछ सोचते हुए चाहत के पास फिर वापस आया और चाहत को देखकर उसे अपना फोन देते हुए कहा, सुबह से 20 बार कॉल आ चुका है, लगातार कोई तुम्हारी याद में मारा जा रहा है, वो कहते हुए चला गया। चाहत तो जैसे खुद ही अर्नब से बात करने के लिए तड़प रही थी। उसने बिना बकर गबाए ही अर्नब को कल लगा लिया, पर अर्नब ने फोन नहीं उठाया। चाहत ने 3 से 4 बार और कल किया, पर फिर भी अर्नब ने नहीं उठाया तो चाहत उदास होकर खाना बनाने लगी। फोन को 5 मिनट भी वो अकेला नहीं छोड़ती, जरा सा भी आवाज होता तो वो पागलों की तरह उसके पास दौड़ी चली आती। आखिर में अर्नब ने फोन कर ही लिया। चाहत का चेहरा तो ये देखकर ही खुशी से खिल उठा। उसने जरा सा सुबकते हुए फोन उठाया तो दूसरी तरफ से अर्नब ने उसे सुबकते हुए देखकर कहता है, यार तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? कहीं तुम इसलिए तो नहीं रो रही कि मैंने फोन नहीं उठाया? तो बता दूं, मैं मीटिंग में था, बस इसलिए नहीं उठा पाया। मैंने सच में किसी बच्ची से शादी करी है, इतनी सी बात पर बच्चों की तरह रो दी तुम? उसने चाहत का मजाक उड़ाते हुए कहा। तो अर्नब ने कैमरा बैक करते हुए दिखाया तो चाहत खाना बनाने के लिए प्याज काट रही थी, जिस वजह से वो सुबक रही थी। उसने फ्रंट कैमरा करते हुए अर्नब को घूर कर देखकर इशारे से कहा, अब क्या कहेंगे आप? अर्नब भी जैसे समझ गया हो वो क्या कहना चाहती है, इसलिए उसने अपनी गलती छुपाते हुए कहा, हम तो मुझे कैसे पता होगा, मुझे लगा तुम मेरी याद में आंसू बहा रही हो। याद नहीं करती क्या मुझे? चाहत ने हम में सर हिलाया तो अर्नब मुस्कुरा दिया। दोनों को आज भी पता नहीं चलता और सुबह ढलते हुए रात हो चुकी थी। आदि, सामर्थ, आयान तीनों घर आ चुके थे। सब ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह का वक्त, सामर्थ का कमरा। आज समर्थ की आंखें जल्दी खुल गई थी, क्योंकि आज सबको बाहर जाना था। अर्नब की गैर मौजूदगी में सबकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उस पर थी। ऊपर से आदि ने जो कुछ किया है उसके बाद स्वयं चुप नहीं बैठने वाला था, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, इसलिए वो जल्दी से बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो उसने सिर्फ कमर पर एक टॉवल लपेटते हुए बाहर आता है। उसके बड़ी से पानी अभी भी टपक रहा था, वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। दूसरे हाथ में टॉवल को अपने बालों को पोंछते हुए आईने के सामने आया तो उसने गुस्से से अचानक चिल्ला पड़ा, व्हाट द हेल, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। प्रिशा जो उसके बैग पर एल्टी पल्टी मार कर बैठी थी, उसने कहा, तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी, मैंने अपने हाथ से बनाई है। तुम्हारी किस्मत अच्छा है जो प्रिशा खुराना के हाथ की चाय पीने को मिली तुम्हें, और तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो। समर्थ ने कहा, ठीक है मैं पी लूंगा, उसके लिए तुम्हें मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रिशा ने उसे घूरकर देखते हुए उसके करीब अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता एक लड़की एक अकेले लड़के के कमरे में क्यों आती है? सामर्थ ने उसे मुंह फेर कर कहा, नहीं पता मुझे। उसका जवाब सुनकर प्रिशा जोर जोर से हंस पड़ी। उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए, क्या हो तेरी भाई साहब? उसने इतना ही कहा था कि समर्थ ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखा तो प्रिशा ने अपनी गलती छुपाते हुए कहा, वो मेरे कहने का मतलब था इतने हैंडसम हो, अच्छी खासी बॉडी बना रखी है तुमने, और कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई अब तक? समर्थ ने उसे मुंह फेर कर उसे हल्का सा धक्का देकर खुद से दूर करते हुए कहा, एक बार कोशिश की थी पर बाद में पता चला कि उस पर तो पहले से ही किसी और का हक था। समर्थ की बात सुनकर प्रिशा समझ गई थी कि समर्थ इनडायरेक्टली उसे ही सुना रहा था।
विस्मयादिबोधक चिन्ह। हम प्रशा ही तो उसकी जिंदगी की पहली लंकी थी, कबीर ने भी तो यही कहा था ना। विस्मयादिबोधक चिन्ह। खुद इतनी मोहब्बत करते हुए भी उसकी खुशी के लिए किसी और के सामने घुटने तक टेकने को तैयार हो गया था। उसे इतना प्यार करने के बावजूद भी आज तक कभी भी समर्थ ने अपने दिल की बात को जबरदस्ती थोपने या जाहिर करने की कोई कोशिश नहीं की। पर प्रशा उसने क्या किया, इतने प्यार के बावजूद उसने समर्थ को हमेशा दर्द ही पहुंचाया था, पर समर्थ कभी उसके पहुंचाए दर्द का कोई जवाब नहीं दिया था। यही सब सोचते हुए प्रशा की आंखें भर आई। उसने समर्थ को जाते हुए देखकर उसे पीछे से गले लगाते हुए रूंधे गले से कहती है, आई एम सॉरी समर्थ, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज। 63 ऑकवर्ड सिचुएशन और देखते हैं कैसे नहीं बेहेकता और आइकॉनिक चाय। समर्थ ने उसे मुंह फेर कर उसे हल्का सा धक्का देकर खुद से दूर करते हुए कहा, एक बार कोशिश की थी पर बाद में पता चला कि उस पर तो पहले से ही किसी और का हक था। समर्थ की बात सुनकर प्रशा समझ गई थी कि समर्थ इनडायरेक्टली उसे ही सुना रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हम प्रशा ही तो उसकी जिंदगी की पहली लंकी थी, कबीर ने भी तो यही कहा था ना। विस्मयादिबोधक चिन्ह। खुद इतनी मोहब्बत करते हुए भी उसकी खुशी के लिए किसी और के सामने घुटने तक टेकने को तैयार हो गया था। उसे इतना प्यार करने के बावजूद भी आज तक कभी भी समर्थ ने अपने दिल की बात को जबरदस्ती थोपने या जाहिर करने की कोई कोशिश नहीं की। पर प्रशा उसने क्या किया, इतने प्यार के बावजूद उसने समर्थ को हमेशा दर्द ही पहुंचाया था, पर समर्थ कभी उसके पहुंचाए दर्द का कोई जवाब नहीं दिया था। यही सब सोचते हुए प्रशा की आंखें भर आई। उसने समर्थ को जाते हुए देखकर उसे पीछे से गले लगाते हुए रूंधे गले से कहती है, आई एम सॉरी समर्थ, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज। अचानक प्रशा के ऐसा करने से समर्थ बिल्कुल जम सा जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रशा ऐसा कुछ करेगी। एक पल के लिए उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो जाती है। वो बंद आंखों से प्रशा को महसूस करने लगाता है। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। प्रशा के हाथ समर्थ के नेकेड बॉडी पर बिल्कुल दिल के पास था। समर्थ की बढ़ती हुई धड़कन को प्रशा बखूबी महसूस कर सकती थी। इन दोनों के बीच भी एक अजीब सा कनेक्शन था। दोनों ही दूसरे से दूर भी जाते मगर उतनी जल्दी पास आ जाते। समर्थ प्रशा से कितना प्यार करता था ये प्रशा जानती थी, फिर भी उसे करीब आने से रोकती थी। और समर्थ उसने प्रशा के रिजेक्शन को जैसे दिल पर ही लगा लिया था। ना वो और ना उसके अलावा कोई और, समर्थ बिल्कुल इस किस्माकिस में ही था। दोनों एक दूसरे को महसूस ही कर ही कि कमरे का दरवाजा किसी ने खटखाया, जिसे दोनों अलग हो गए। दोनों कुछ कर पाते इससे पहले ही आयान अंदर आ गया। उसने दोनों को अपनी फटी आंखों से देखे जा रहा था। उसके अचानक आ जाने से ये सिचुएशन काफी एकवाद हो गई थी। समर्थ ने बात को संभालते हुए कहा, वो मुझे चाय देने आई थी तो बस। कहते हुए प्रशा की लाई चाय बड़े आराम से पीने लगा। प्रशा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कैसे रिएक्ट करे। इससे पहले ही आयान ने उसकी गले में बाहें डालकर बोलता है, अरे प्रशा जी, आप सिर्फ इनके लिए चाय लेकर आई, हमने क्या गलत किया था भाई जो आपके हाथ की चाय हमें नहीं नसीब हुई। प्रशा ने अपनी चोर नज़र से एक बार आयान हाथ को देखा, फिर समर्थ को जो उसके हाथ को घूर रहा था। उसके चेहरे पर जलन को महसूस कर प्रशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आयान का हाथ हटाया तो समर्थ तिरछी मुस्कान के साथ क्लोजेट में चाय पीते हुए चला गया। वो दोनों भी नीचे आए तो देखा चाहत और आदि मिलकर खाना लगा रहे थे। प्रशा ने आदि को देखकर मुस्कुराए हुए उसकी बलाए लेते हुए कहा, यार आदू, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? उस खड़ूस अग्निहोत्री की जगह मैं तुमसे अपनी चाहत की शादी करा देती। आदि ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराए हुए कहा, प्रशा मैडम जरा बचकर कहीं मिसेज अग्निहोत्री तुम्हारा सर फोड़ दे। प्रशा ने चाहत को देखा जो उसे गुस्से से घूर रही थी। तभी आयान ने कहा, अरे प्रशा जी, चलो चाय पिलाओ सबको। उसके कहने पर प्रशा जाने लगी तो चाहत उसे रोकते हुए इशारा करते हुए कहा, तू रुक, मैं बना देती हूँ। प्रशा ने उसकी ओर देखते हुए, अरे मैंने सबके लिए चाय बनाई है, तू रुक, मैं अपनी चाय लेकर आती हूँ। प्रशा अंदर चली गई। तब तक समर्थ भी आ चुका था। आज उसने कैजुअल ब्लैक शर्ट और डेनिम पहन रखा था। कतई जहर लग रहा था। प्रशा तो एकटक उसे ही ताड़े जा रही थी। समर्थ आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तब चाहत ने प्रशा को ऐसे खेरे देखा तो उसके पास जाकर कंधा मारते हुए आगे जाने का इशारा किया। प्रशा आगे आई और आदि अयान दोनों को चाय थमा दी। दोनों ने मुस्कुराकर उसे लिया तो पता नहीं समर्थ को क्या हुआ, वो उन दोनों से जरा दूर हट गया। दोनों ने चाय पी तो दोनों के मुंह से चाय बाहर आ गई। उन दोनों को ऐसे देख समर्थ को हंसी आ रही थी पर वो हंसा नहीं। प्रशा दोनों को घूरते हुए कहा, गंदे लोग, चाय इतनी भी बुरी नहीं बनी थी। आदि ने अपने मुंह को पूछते हुए कहा, बेटा प्रीशु, बेटा चाय में चीनी डाली जाती है, नमक नहीं। तुमने जो आइकॉनिक चाय बनाई है उसे सिर्फ चाय नहीं नमक वाली चाय बोलते हैं।
आदि की बात सुनकर प्रिशा ने समर्थ को हैरानी से देखा, जो बड़े नॉर्मल तरीके से नाश्ता कर रहा था। प्रिशा उसे देखकर हैरान थी क्योंकि उसने कुछ देर पहले समर्थ को भी तो वही चाय दी थी, जिसे थोड़ी देर पहले बिना किसी ना नुकुर के समर्थ ने चुपचाप पी लिया था। आयान ने तो प्रिशा के दिल की बात ही बोल दी। उसने कहा, भाई एक बात बता, तुझे कोई अलग चाय मिली थी क्या, या तू इस नमक वाली चाय को पी रहा था? समर्थ जनता था, अगर उसने कुछ भी कहा तो आयान आम खाने की जगह गुठलियां गिनने लगेगा। इसलिए उसने वहां उठते हुए कहा, आप लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट है तैयार होकर आने के लिए, अगर नहीं आए तो मैं ऑफिस चला जाऊंगा। वो चला गया तो आदि ने सबको देखकर कहा, गाइस तुम लोगों को नहीं लगता कि इसमें अर्नब की आत्मा आ गई है? आयान ने उसे देखकर कहा, यार भोंपू बजाए वाला भोंपू ही बजाएगा, तबला थोड़ी बजा पाएगा। मैं कह रहा हूँ दूर रखो इसे, वरना ये भी उसकी तरह पत्थर दिल बनाता जा रहा है। 10 मिनट के अंदर ही सब तैयार होकर आ गए। आज समर्थ खुद ड्राइव कर रहा था। समर्थ के पास आदि आकार बैठ जाता है, पीछे चाहत और प्रिशा उनके पूछे आयान आराम से लेटा हुआ था। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर जाने लगी। तभी वहां कुछ ही दूर पर एक काले नकाब पहने आदमी ने कहा, बॉस लोग निकल चुके हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, पीछा करो उनका, साथ ही उन लोगों को अपडेट कर दो। वो आदमी आपनी लेकर उनके पीछे जाता है। कार में समर्थ जानबूझकर फ्रंट मिरर एडजस्ट करता है, जिसे उसे पीछे बैठी प्रिशा का चेहरा साफ नजर आ रहा था। प्रिशा ने पहली बार कुछ अपने दिल से बनाया था, इसलिए समर्थ ने बिना कहे ही उस चाय को पी लिया था। प्यार का खुमार जब सर चढ़ कर बोलता है तो हर चीज अच्छी लगने लगती है, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई। यही हाल समर्थ का था। समर्थ मिरर में प्रिशा को देखता, पर जब उसकी नज़र प्रिशा से टकराती तो वो उधर देखने का नाटक करता। प्रिशा का भी यही हाल था, पर दोनों चोर नज़र से एक दूसरे को बखूबी देखे जा रहे थे। थोड़ी देर में गाड़ी आकार मॉल के सामने रुकी। मॉल सब लोग बाहर निकले और अंदर चले गए। उनके जाते ही थोड़ी दूर पर एक एसयूवी खड़ी थी। उसने बैठा इंसान अपने आदमी को इशारा करता है तो उसके आदमी भी उन लोगों के पीछे अंदर चले जाते हैं। प्रिशा चाहत को देखकर कहती है, ओ बोरिंग क्वीन, तू चल मेरे साथ कुछ एक सिटिंग करे। समर्थ उसे रोकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, यही रहो मेरे आंखों के सामने। उसे सब लोग अजीब नजरों से देखने लगे तो समर्थ हड़बड़ा गया। उसने कहा, मेरा मतलब कि यही सामने शॉपिंग करो। प्रिशा ने उसे देखकर कहा, क्यों, हमें कुछ अलग शॉपिंग करनी है? आयान ने कहा, अलग शॉपिंग मतलब? प्रिशा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी शादी हुई है? आयान ने ना ने सर हिलाया तो प्रिशा ने कहा, तो शादी के बाद आना पूछने। आयान ने मुंह बनाकर कहा, तो तुम्हारी शादी कहाँ हुई है? प्रिशा ने थोड़ा जोर कहा, हम नहीं हुई तो कर लूंगी कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी। कहते हुए प्रिशा जल्दी जल्दी चाहत को वहां से थोड़ी दूर एक शॉप में ले जाती है। प्रिशा तो बहुत एक्साइटेड थी, पर चाहत हैरानी से प्रिशा को देख रही थी। प्रिशा ने उसे देखकर कहा, ये कैसा है? तू इस हॉट ड्रेस में क्या हॉट लगेगी ना, फिर देखते हैं कैसे नहीं बेहेकता तेरा पति। यार शादी को सिर्फ 5 महीने हुए हैं और तुझे इस तरह अकेला छोड़कर चला गया। प्रिशा ये कहते हुए जैसे ही मुड़ी, उसकी नज़र बाहर की ओर पड़ी, जहां त लड़की समर्थ की बाहों में थी। बड़े प्यार से उसकी आंखें में देख रही थी। 64 मेरी शुगर प्लम यहाँ, और कॉमन यार किस करो उसे। प्रिशा ने थोड़ा जोर कहा, हम नहीं हुई तो कर लूंगी कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी। कहते हुए प्रिशा जल्दी जल्दी चाहत को वहां से थोड़ी दूर एक शॉप में ले जाती है। प्रिशा तो बहुत एक्साइटेड थी, पर चाहत हैरानी से प्रिशा को देख रही थी। प्रिशा ने उसे देखकर कहा, ये कैसा है? तू इस हॉट ड्रेस में क्या हॉट लगेगी ना, फिर देखते हैं कैसे नहीं बेहेकता तेरा पति। यार शादी को सिर्फ 5 महीने हुए हैं और तुझे इस तरह अकेला छोड़कर चला गया। प्रिशा ये कहते हुए जैसे ही मुड़ी, उसकी नज़र बाहर की ओर पड़ी, जहां एक लड़की समर्थ की बाहों में थी। बड़े प्यार से उसकी आंखें में देख रही थी। प्रिशा ने की नज़र जब उस पड़ी तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई। उससे एक नज़र चाहत को देखकर कहा, चाहत तू आपने लिए ना कोई सुपर हॉट और बोल्ड नाइटी में देख, जैसे वो खडूस अग्निहोत्री का हाल बेहाल हो जाए, जैसे उसकी आंखें बाहर ही आ जाए। डोंट वरी, इतना पैसा है उसके पास, उसकी आंखें निकाल भी गई ना तो बाद में ठीक करवा लेंगे। कहते हुए वो जाने लगती है तो चाहत उसे रोकते हुए इशारा करती कहती है, तू कहाँ जा रही है? प्रिशा ने सामने की ओर देखते हुए कहा, तू रुक, मैं जरा चुड़ैल वायरस को हटा कर आती हूँ। कहते हुए बिना चाहत की कोई बात सुने निकल जाती है। चाहत उसे देखकर उसे रोकते के लिए कुछ कह पाती, उसे पहले ही बो जा चुकी थी। चाहत उसे जाते देखकर कहती है, ये लंकी, कम से कम वो कपड़े तो देकर जाती। चाहत वहां से आपने लिए बाकी चीजें देखने लगी, कुछ और नाइटी। वो कुछ उठाते हुए सोचती है, जब अर्नब वापस आएगा और उसे ऐसे देखेगा तो हाल होगा उसका।
अर्नब उसे बिना प्यार किए रह नहीं पाएगा। यही सब सोचते हुए उसके चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। वो ये सब सोचते हुए खुद ही शर्माने लगी, खुद ही मुस्कुराने लगी। वही प्रिशा दंदनाते हुए बाहर आती है और सीधा समर्थ और उस लड़की से टकरा जाती है, जिसे प्रिशा के हाथ से सामान गिर जाता है। उसके यूं अचानक टकराने से समर्थ और वो लड़की दोनों गिर जाते हैं। प्रिशा अपनी शैतानी मुस्कान छुपाते हुए मासूम चेहरा बनाकर कहती है, आई एम रियली सॉरी। आ फाइन डियर, प्रिशा उस लड़की को देखकर कहा। तो समर्थ उठते हुए प्रिशा को गुस्से घूर रहा था। वो लड़की प्रिशा को गुस्से घूरते हुए कहती, आंखें खराब है या आंधी हो जो तुम्हें दो लोग खड़े नहीं दिखे? मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी तुमने। प्रिशा ने उस पर भड़कते हुए कहा, ओ हेलो, गलती से टकराई थी मैं इसलिए बोला ना सॉरी। या तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है जो तुम्हें मेरी सॉरी सुनाई नहीं दी? फिर समर्थ देखकर कहती है, और तुम यूं खंबे जितने लंबे इंसान खड़े खड़े लड़कियां ताड़ क्या रहे हो, उठाओ इन सबको। उसके भड़कने से समर्थ उसे मुंह खोले देखे जा रहा था, मानो कहना चाहता हो कि मैंने क्या किया जो मुझ पर भड़क रही। तभी दोनों की नज़र नोचे गिरे सामान पर जाती है। समर्थ की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके गाल और नाक लाल हो जाते हैं क्योंकि वो कपड़े कुछ ज़्यादा ही बोल्ड, ट्रांसपेरेंट और रिवीलिंग थे। और लड़की भी उन कपड़ों देखकर समर्थ और प्रिशा से हैरत से कहती है, क्या तुम दोनों शादीशुदा हो? क्या ये तुम्हारी पत्नी है? प्रिशा ने उसे घूरते हुए कहता, क्यों, तुम्हें क्या हमारा आधार कार्ड बनाना है? वो लड़की प्रिशा से कहती है, रिलैक्स यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर समर्थ से कहती है, हाय आई एम प्रेमा साहनी। ओके बाय गाइस, नाइस टू मीटिंग यू बोथ। कहते हुए वो जाने लगती है, पर फिर वापस आकर समर्थ के कान में धीरे से कहती, तुम्हारी वाइफ तुमसे बहुत प्यार करती है। उसकी आंखों में मैंने जलन महसूस की है और काफ़ी रोमांटिक भी लगती है। एंजॉय योर नाइट विथ योर हॉट वाइफ। कहते हुए समर्थ के गाल पर चूमकर चाली जाती है। उसे ऐसा करता देख प्रिशा की मुठिया गुस्से बंद हो जाती है। वो समर्थ को अपनी गुस्से भरी नजरों से देखकर दांत पीसते हुए कहती है, क्या कहकर गई वो चुड़ैल वायरस? समर्थ ने उसे देखकर सपाट लहजे में कहा, अपना पर्सनल नंबर देखकर गई है और कहा कि उसे बड़ी बेसब्री से पूरी रात उसे मेरे कॉल का इंतजार रहेगा। प्रिशा तो जलन की आग में राख हुए जा रही थी। वही समर्थ प्रिशा की हालत पर मन ही मन हंसे जा रहा था। उसने प्रिशा से कहा, उसकी छोड़े, तुम बेशर्म लड़की, ऐसे कपड़े लेकर क्यों घूम रही हो? पकड़ो ये सब। कहते हुए आगे चला गया तो प्रिशा ने उसे जाते देख चिल्लाते हुए कहा, थर की इंसान, शॉपिंग कराने लाए हो ना? यहाँ लड़की ताड़ने से फुर्सत मिलेंगी तो तुम शॉपिंग बैग उगाओगे ना? आई स्वेयर समर्थ के बच्चे, तुमने उस चुड़ैल को कॉल किया तो तुम्हारा सर और फोन दोनों फोड़ दूंगी। सुना तुमने, यू स्टूपिड। आयान उन लोगों से अलग घूमते घूमते मॉल के बीचों बीच लोगों की भीड़ जमा देख वही आ गया और बहुत से लोग हूटिंग कर रहे थे। करण, अंशी, वही उन सब के बीच एक लड़की को बहुत खूबसूरत और मीठी आवाज सुनाई देती है। मना किया मैंने फिर भी सुनी न तूने एक मेरी। मना किया मैंने फिर भी सुनी न तूने एक मेरी। चला है तू करने आ रहा वही जो तेरी है मर्जी। मेरे दिल तोड़ा तुझे दर्द अब ना मिले। आयान उस आवाज को सुनते सुनते उसकी ओर खींचा चला गया। वो कब लोगों के बीच से निकलकर बिल्कुल स्टेज के सामने आ गया था। उसकी नज़र सामने खड़ी लड़की पर गई। खुले बाल, बड़े बड़े झुमके, काजल से सनी खूबसूरत आंखें, लाल लिपस्टिक से सजे होठ, गोरा रंग, लॉन्ग अनारकली सूट पर गुलाबी दुपट्टा। वो आंखें बंद किए बस गाए जा रही थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। आयान उसे फटी आंखों से देखे जा रहा था। अचानक उसके मुंह से निकला, मेरी शुगर प्लम किस गलत यहाँ हो, आज यूं तुझे मिलने मोहब्बत आई है। लगता है दिल तेरी सामत आई है। दिन का चैन रातों की नींदें चुराए है। लगता है दिल तेरी सामत आई है। हमको खबर अब है कहाँ, जाने अब क्या हो रहा है यहाँ। जब से मिले हो तुम मुझे बन गए हो तुम ही जहाँ। आगे उसके पास खड़े लड़के करण ने गाते हुए अंशी का हाथ पकड़कर अपनी और खींचकर उसके साथ डांस करते हुए गाया, आगे जाने से पहले दिल एक दफा सोच ले, आज यूं तुझे मिलने मोहब्बत आई है। लगता है दिल तेरी सामत आई है। दिन का चैन रातों की नींदें चुराए है। लगता है दिल तेरी सामत आई है। आगे दोबारा अंशी ने गाया, देखा है जब से तुम्हें हम तुमको ही देखते हैं। सोचते हैं क्यों तुमको इतना ज्यादा सोचते हैं। ऐसे ना ले दिल मेरे इश्क के फैसले हो, आज यूं तुझे मिलने मोहब्बत आई है। लगता है दिल तेरी सामत आई है। दिन का चैन रातों की नींदें चुराए है। लगता है दिल तेरी सामत आई है। करण ने अंशी के साथ डांस करते हुए उसे टर्न करना शुरू किया, पर अचानक अंशी का पैर मुड़ गया। डॉट डॉट वो स्टेज से नीचे गिर पड़ी। डर से उसकी आंखें बंद थी, पर जब उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को आयान की बाहों में पाया। डॉट डॉट
जहां वो आयान को देखकर हैरान थी, वही आयान के होठों पर उसे देखकर मुस्कान, क्योंकि उसकी ये हैरानी और घबराहट साफ बता रही थी कि उसने आयान को पहचान लिया। आयान एक सेतनी मुस्कान के साथ धीरे धीरे उसके खूबसूरत होठों की तरफ झुकने लगा। वही खड़े लोग आयान की हरकत फटी आंखों से देखे जा रहे थे। कुछ लोग तो हूटिंग कर थे। कॉमन यार, किस करो उसे, वो इंतजार कर रही है, कॉमन चिल्ला रहे थे। वही अंशिना में सर हिला रही थी, पर आयान मुस्कुराते हुए अंशी के होठों की तरफ झुकने लगा। आज के लिए इतना ही। यार, आप लोगों को स्टोरी अच्छी नहीं लग रही क्या? जो कोई कमेंट ही नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट किया करो और रिव्यू दिया करो। बस तुम्हारी एक रात मेरे नाम कर दो और किस और थापड़। करण ने अंशी के साथ डांस करते हुए उसे टर्न करना शुरू किया, पर अचानक अंशी का पैर मुड़ गया। वो स्टेज से नीचे गिर पड़ी। डर से उसकी आंखें बंद थी, पर जब उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को आयान की बाहों में पाया। जहां वो आयान को देखकर हैरान थी, वही आयान के होठों पर उसे देखकर मुस्कान, क्योंकि उसकी ये हैरानी और घबराहट साफ बता रही थी कि उसने आयान को पहचान लिया। आयान एक सेतनी मुस्कान के साथ धीरे धीरे उसके खूबसूरत होठों की तरफ झुकने लगा। वही खड़े लोग आयान की हरकत फटी आंखों से देखे जा रहे थे। कुछ लोग तो हूटिंग कर थे। कॉमन यार, किस करो उसे, वो इंतजार कर रही है, कॉमन चिल्ला रहे थे। वही अंशिना में सर हिला रही थी, पर आयान मुस्कुराते हुए अंशी के होठों की तरफ झुकने लगा। अंशी बार बार ना में सर हिला रही थी, पर आयान उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अंशी के गुलाबी होठों पर अपने होंठ रखकर उसे डीपली किस करने लगता है। वहां सब खड़े हो उन्हें देख रहे थे। अंशी आयान को आंखें फाड़े देख रही, जो कि आंखें बंद किए हुए बस उस किस में खोया हुआ था। इतने में कोई आयान की कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए एक एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद देता है। आयान उसके ऐसे करने से झुंझला उठता है। दोनों देखते हैं तो सामने करण अपनी गुस्से भरी आंखों से उसे देख रहा था। आयान को थापड़ पड़ने से गार्ड्स आगे आने लगे तो आयान ने उन्हें रोकते हुए भीड़ हटाने को कहा। करण आयान की कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फियांसी को किस करने की? आयान, जो कि करण को लगभग खा जान लेने वाली नजरों से देख रहा था, वो करण की बात सुनकर पीछे खड़ी अंशी को देखता है, जिसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसे गुस्से में देख कुछ कहता इससे पहले ही अंशी आयान के आगे आकर करण से कहती, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर कारण राजगीर, तुमने प्रोपोज किया बट मैंने तुम्हें अभी तक हम नहीं कहा। उसकी बात सुनकर आयान ने उसे अपनी तरफ खींचकर खुद से चिपकाते हुए कहा, और तुम हम कहोगी भी नहीं शुगर प्लम, बिकॉज यू आर ओनली माइन। और तुमने अपने भाई को बताया नहीं, हम दोनों टांका पहले से भिड़ा हुआ है। करण ने गुस्से से कहा, भाई। आयान ने उसे देखकर कहा, ऑफ कोर्स साले, मुझे छोड़कर मेरी शुगर प्लम के लिए दुनिया के सारे लड़के भाई ही हुए ना। करण ने अंशी को अपनी तरफ खींचकर कहा, अंशी उसकी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज अंशी, आई रियली लव यू सो मच, तुम मुझे ऐसे इस लड़के लिए नहीं छोड़ सकती। आशी ने करण को देखकर कहा, बात छोड़ने या पकड़ने की नहीं है करण, बात यहाँ जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते की है। सच कहूँ तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा करती। ये सब सुनकर करण के फेस पर स्माइल आ गई। तो अंशी ने कहा, पर सिर्फ दोस्त की हैसियत से उसे ज्यादा कुछ भी नहीं है और ना कभी होगा। अंशी की बात सुनकर करण ने उसे गुस्से से देखकर कहा, ठीक है, तो भूल जाना अपने म्यूजिक करियर को, अपने सपने को, बिकॉज अब तुम अपने सपने को बर्बाद होते हुए अपने आंखों के सामने देखोगी। तुमने करण का प्यार देखा है, अब तुम करण राजगीर का कहर देखोगी, जो तुमने पूरी तरह बर्बाद कर देगा। करण की बात सुनकर अंशी उसे कहती है, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना नीचे गिर सकते हो? इन सब से मेरे म्यूजिक करियर का क्या लेना देना है? करण उसे देखकर हंसते हुए कहा, क्यों लग गया झटका? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बहुत उड़ रही थी तुम, अब क्या हुआ? पंख कुतर गए? अभी भी तुम्हारे पास मौका है, बस तुम्हारी एक रात मेरे नाम कर दो, फिर चाहो तो तुम इस लड़के के पास जा सकती हो। आंशी ने गुस्से से उसकी गाल पर थापड़ जड़ दिया तो करण ने गुस्से में उसकी चोटी पकड़ ली। तभी आयान ने किसी को कॉल करते हुए कहा, राजगीर म्यूजिक एंटरप्राइजेस को अभी के अभी टेक ओवर कर लो। उसकी बात सुनकर करण की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती है। आयान ने गुस्से से उसे इतनी तेज से थापड़ मारा कि वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उसे पड़ा हुआ देखकर आयान ने कहा, सैयद तूने सुना नहीं, बट अगर लंकी ना बोले तो उसका हम नहीं बल्कि ना ही होता है। तभी करण का फोन बजा, उसने उठाया तो दूसरी तरफ की बात सुनकर आयान की ओर देखने लगता है। आयान उसे कहता है, क्या हुआ, मिल गया गुड न्यूज? तुमने कहा था कि तुम इसका करियर बर्बाद कर देगा, तो सुन आयान, बंसल चाहे तो तेरे जैसे सो को खरीद सकता है। उसे तेरे सहारे की नहीं बल्कि खुद पर भरोसे की जरूरत है। दूसरी तरफ प्रिशा आगे आगे समर्थ उसके पीछे पीछे ढेर सारे शॉपिंग बैग लिए जा रहा था।
अब तो उसके हाथ दुखने लगे थे। तभी समर्थ ने चीरू से कहा, यार चीरू थोड़ा हेल्प कर लूं प्लीज, मेरे साथ दुख रहे हैं। जैसे ही चीरू उसे लेने वाला होता है, प्रिशा पीछे मुड़कर उसे देखकर कहती है, खबरदार, जो तुमने पकड़ा भी हाथ और टांगे दोनों तोड़ दूंगी तुम्हारे। कहते हुए आगे चली जाती हैं। चीरू ने उसे देखकर कहता है, सर यार आपको पूरी दुनिया में यही गुडंडी मिली थी क्या? उसकी बात सुनकर समर्थ मुंह बनाता और प्रिशा के पास जाने लगाता है। वही बाकी सारी लेडीज उन दोनों को इस तरह जाते हुए देखकर बातें बनाने लगती, कहती हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, जलन हो रही है क्या? सबने देखा तो उनके बगल आदि खड़ा हुआ था। उसे देखकर वो हड़बड़ाते चुप चुप हो जाती है। आदि उन्हें देखकर कहता है, बे से आप सभी ब्यूटीफुल लेडीज को जलन रही है क्या? बे से मैं बता दूं, ये दोनों पति पत्नी नहीं है। उसकी बात सुनकर वो सभी आदि को बेशर्मी की तरह ताड़ने लगी। उनमें से एक लड़की ने तो पूछ ही लिया, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या आप शादीशुदा हो? उसकी बात सुनकर आदि के चेहरे के भाव बदल गए। उसका चेहरा सख्त हो गया। 66 चिपकू वायरस के बिना जी नहीं लग रहा तुम्हारा, और खून से सनी बॉक्स का तोहफा। उसकी बात सुनकर समर्थ मुंह बनाता और प्रिशा के पास जाने लगाता है। वही बाकी सारी लेडीज उन दोनों को इस तरह जाते हुए देखकर बातें बनाने लगती, कहती हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, जलन हो रही है क्या? सबने देखा तो उनके बगल आदि खड़ा हुआ था। उसे देखकर वो हड़बड़ाते चुप चुप हो जाती है। आदि उन्हें देखकर कहता है, बे से आप सभी ब्यूटीफुल लेडीज को जलन रही है क्या? बे से मैं बता दूं, ये दोनों पति पत्नी नहीं है। उसकी बात सुनकर वो सभी आदि को बेशर्मी की तरह ताड़ने लगी। उनमें से एक लड़की ने तो पूछ ही लिया, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या आप शादीशुदा हो? उसकी बात सुनकर आदि के चेहरे के भाव बदल गए। उसका चेहरा सख्त हो गया। आदि ने उसे घूरते हुए कहा, उसे तुम्हें क्या मतलब? मैं चाहे डेट करूं या सिंगल मरूं, तुम अपने काम से काम रखो, समझी? आदि के अचानक यूं डटने से वो लड़की थोड़ा घबरा जाती है। जब आदि को रियलाइज हुआ कि वो कुछ ज्यादा रूड हो गया तो वो उस लड़की को देखकर कहता है, मिस आई एम रियली सॉरी फॉर माई रूड बिहेवियर। कहते हुए वो समर्थ और प्रिशा की तरफ चला गया। उसे जाते हुए देखकर उस लड़की ने बड़ी अदा के साथ कहा, साइशा लूथरा को आज पहली बार अपनी इंसल्ट से प्यार हो गया है। जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर हॉटी। कहते हुए मुस्कुराकर बाहर से चली गई। आदि ने उनके पास जाकर कहा, बस करो, क्यों लड़ रहे हो दोनों? उसकी बात सुनकर समर्थ ने कहा, लड़ रहे हैं हम दोनों सीरियली। ये बातूनी लड़की अपने आगे किसी को बोलने का मौका देती है जो मैं इससे लड़ूंगा। तब से चिल्लाए जा रही है मुझ पर, जबकि इतने गार्ड्स के होते हुए मुझे ही अपना पर्सनल कुली बना रखा है। अपने बैग उठवा रही है। प्रिशा ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुमने मुझे वातुनी लड़की बोला? तुम्हारी इतनी हिम्मत, बे से भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर समर्थ, उस चिपकू वायरस से बातूनी लड़की ही अच्छी होती है। और ये बॉडी क्या शो अप के लिए बना रखी है? जो थोड़े से बैग उठाने पर हाथ दुख गए तुम्हारे, या चिपकू वायरस के बिना जी नहीं लग रहा तुम्हारा? समर्थ ने उसे देखकर निराशा से कहा, तुमसे कुछ भी कहना खुद अपना सिर फोड़ना है। प्रिशा ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी कोई मरी नहीं जा रही हूँ तुमसे बात करने के लिए। बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें? मैं अपना बैग खुद उठा सकती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। कहते हुए वो कैफे की ओर बढ़ जाती है जहाँ चाहत उसका इंतजार कर रही थी। उसके जाने बाद समर्थ को देखकर आदि कहता है, क्या था ये तू और झगड़ा? कैसे तू लड़ रहा था उसे? अब बता भी दे, क्या हुआ? क्यों वो इतनी भड़की हुई थी? कुछ किया क्या तूने? समर्थ ने उसे कहा, कुछ नहीं, और चला गया। आदि ने चीरू को देखा जो पतली गली से निकलने की सोच रहा था। आदि ने चीरू को पीछे से दबोचते हुए कहा, तू कहाँ चला? बता मुझे क्या हुआ यहाँ? चीरू ने उसे देखकर बेचारा सा मुंह बनाते हुए सब कुछ बता दिया और कहा, सर आपको नहीं लगाता कि कुछ है? आदि ने उसे देखकर कहा, ऐसा कुछ है या नहीं ये तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि अगर ऐसा कुछ भी है तो प्रिशा समर्थ की हमदर्द जरूर बन सकती है। खैर ये दूसरा नालायक कहाँ है? जा इस मॉल के मेले में खो गए उस चमन को ढूंढ कर ला। पता चला कि कहीं किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करने के चक्कर में यही छोड़कर चला गया। फोन भी नहीं लग रहा उसका। चीरू एक और गार्ड को इशारा करता है तो वो आयान को बुलाने जाता है। आदि कैफे में आया तो देखा प्रिशा और चाहत समर्थ बैठे हुए थे। दोनों का ध्यान अपने अपने फोन पर था। आदि ने चाहत को देखा तो उसने अपनी पलकें झपका दी तो आदि ने कहा, गुड़िया तुम बताओ तुमने, और प्रिशा तुम दिखाओ तुमने क्या लिया? समर्थ ने उसकी बात सुनकर धीरे से बुदबुदाता नाइटीज। प्रिशा को उसकी आवाज सुनाई दी तो उसने घूर कर समर्थ को देखा तो समर्थ ने बिना उसकी तरफ देखे ही आदि से कहा, हमारे भूखद महाराज कहाँ है? आदि ने कहा, मैंने उसे देखने के लिए चीरू को भेजा है।
चाहत समर्थ को देखकर इशारा करते हुए कहा, क्या इनका फोन आया था? समर्थ ने उसे देखकर कहा, नहीं चाहत, उसका फोन नहीं आया। 2 दिन से उसने कोई फोन ही नहीं किया। मैंने ट्राई किया था पर उसने उठाया ही नहीं। इनफैक्ट उसकी मीटिंग भी कल तक खत्म हो जाएगी, सैयद वो परसों यहाँ आ जाए। सब ऐसे ही थोड़े टाइम बाद आयान वापस आया तो सब घर वापस के लिए निकल गए। उन्हें जता देखकर उस गाड़ी में बैठे आदमी ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे रोका क्यों? तो दूसरी तरफ से किसी ने कहा, क्योंकि भले ही अर्नब यहाँ नहीं है फिर भी तुम चाह कर भी आदि समर्थ आयान के होते हुए उसे हाथ तक नहीं लगा पाएंगे, इसलिए बस थोड़ा और इंतजार करो। वो आदमी गुस्से से फोन काट कर कहता है, कोई बात नहीं, जहाँ तुमसे मिलने के लिए इतना इंतजार किया है, बात थोड़ा और सही। मिसेज अग्निहोत्री, बे से तुम्हारी एक झलक ने मेरे दिल पर छुरियां चला दी है। जब मुलाकात होगी तब पता नहीं हमारा क्या होगा। कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ा देती है। जन्नत बिला, सब घर आ चुके थे। चाहत ने जबरदस्ती प्रिशा को भी यही रोक लिया था। सब अपने कमरे में जा चुके थे। चाहत के कमरे में आते ही उसे टेबल पर कुछ दिखा। उसने पास जाकर देखा तो एक बॉक्स था जिस पर उसका नाम लिखा था। चाहत पहले तो थोड़ी हैरान हुई, फिर उसने जल्दी से उसे खोला तो डर के मारे कांप उठी। वो बॉक्स उसके हाथ से छूट गया। वो धीरे धीरे उस बॉक्स के पास जाकर कांपते हाथों से उस बॉक्स को उठाया तो उस बॉक्स में उसी की फोटो थी जो खून से लथपथ थी। चाहत ने देखा तो उसमें एक पेपर था जिसमें खून से लिखा गया था, तुम्हारी मौत नजदीक है। उसे पढ़ते हुए चाहत के आंखों से आंसू निकल आए। उसने रोते हुए उन सबको उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। विस्मय अधिबोधक चिन्ह। चाहत काफी ज्यादा डर गई थी। तभी कमरे में एक आवाज आने लगी। चाहत ने सुना तो वो और ज्यादा घबरा गई, पर बार बार आवाज आने पर चाहत उसे ढूंढने लगी। काफी ढूंढने के बाद उसे अपने पिलो के पास आई तो आवाज काफी तेज हुई। चाहत ने पिलो उठा कर देखा तो वहाँ एक फोन था जो बज रहा था। चाहत के पास कोई फोन नहीं था, जिस वजह से वो उसे देखकर और भी ज्यादा डर गई। उसने कांपते हाथों से फोन को उठाया तो सामने देखते हुए वो फफक कर रो पड़ी। काफी तेज रोने लगी। तभी अर्नब ने उसे देखकर मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या? मुझे लगा तुम सरप्राइज हो जाएगी पर उसके उलट तुम तो रो पड़ी। मैंने सोचा कि कब तक तुम्हें देखने के लिए किसी और सहारा लूं, इसलिए समर्थ से कहकर तुम्हारे लिए फोन मांगना लिया। तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है? चाहत उसे ये सब बातें बताकर परेशान नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने बात बदलते हुए इशारे से समझते हुए कहा, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। अर्नब ने कुछ रिएक्ट तो नहीं किया पर चाहत का ध्यान भटकाते हुए कहा, वैसे अगर इतना मिस कर रही हो तो क्या किस मिलेगी मिसेज अग्निहोत्री आपके मिस्टर अग्निहोत्री को? उसके यूं कहने पर चाहत मुस्कुरा दी। उसके गाल और नाक रोने और शर्म की वजह से लाल हो गई। उसने धीरे से आगे बढ़कर फोन की स्क्रीन को चूम लिया। अर्नब ने उसे देखकर मायूसी से कहा, हम अब यही एडजस्ट करना होगा। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट तो वापस आ गई। तब चाहत ने अर्नब को इशारा करते हुए कहा, जैसे कह रही हो, आप कब वापस आ रहे हो? कल मैंने आपके लिए व्रत रखा है। कल मेरा व्रत है और आप? अर्नब ने कहा, कल क्या है? और ये व्रत क्या है? कोई व्रत नहीं करोगी तुम? बतीश की तो कमर है तुम्हारी, ऊपर से इतनी पतली, पता चला व्रत की वजह से और पतली हो गई या हवा में उड़ गई तो फिर कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा तुम्हें? चाहत ने उसे घूर कर देखते हुए इशारे से कहा, बड़े बेशर्म हो गए हैं आप। पर मैं व्रत करके ही रहूंगी। उसकी बात सुनकर अर्नब ने हंसते हुए कहा, वो तो मैं पहले से था, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। दुनिया का कितना ही सीधा आदमी क्यों ना हो, अपनी पत्नी के सामने सब बेशर्म ही होते हैं। चाहत ने उसे फिर घूरा तो अर्नब ने कहा, अच्छा बाबा मजाक कर रहा था। कल व्रत है ना, तो जाओ तुम सो जाओ। गुड नाइट बेबी डॉल। चाहत ने मुस्कुराकर फोन काट दिया और आकार बेड पर लेट गई, लेकिन उसे अभी भी बहुत डर महसूस हो रहा था। कौन है जो मरना चाहता है चाहत को? किसने भेजा था वो खून से सने बॉक्स को? कौन करना चाहता है चाहत को होम? क्या समर्थ और प्रिशा के बीच सब ठीक हो पाएगा? आज के लिए इतना ही। डेविल की बेपनाह मोहब्बत के पार्ट अपलोड कर दिया है। मेरी ये स्टोरी आप लोगों को मेरी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। प्लीज़ यार लाइक करे, कमेंट करो, शेयर करो और रिव्यू देना मत भूलना। 67 सांसें थम सी गई जब नजरों को दीदार उनका का हुआ और यूं पराए मर्दों को ताड़ना गलत बात होती है। अर्नब ने कहा, कल क्या है? और ये व्रत क्या है? कोई व्रत नहीं करोगी तुम? बतीश की तो कमर है तुम्हारी, ऊपर से इतनी पतली, पता चला व्रत की वजह से और पतली हो गई या हवा में उड़ गई तो फिर कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा तुम्हें? चाहत ने उसे घूर कर देखते हुए इशारे से कहा, बड़े बेशर्म हो गए हैं आप। पर मैं व्रत करके ही रहूंगी। उसकी बात सुनकर अर्नब ने हंसते हुए कहा, वो तो मैं पहले से था, बस तुमने ध्यान नहीं दिया।
दुनिया का कितना ही सीधा आदमी क्यों ना हो, अपनी पत्नी के सामने सब बेशर्म ही होते हैं। चाहत ने उसे फिर घूरा तो अर्नब ने कहा, अच्छा बाबा मजाक कर रहा था, कल व्रत है ना, तो जाओ तुम सो जाओ, गुड नाइट बेबी डॉल। चाहत ने मुस्कुराकर फोन काट दिया और आकार बेड पर लेट गई, लेकिन उसे अभी भी बहुत डर महसूस हो रहा था। चाहत इसी के चलते पूरी रात नहीं सो पाई। सुबह का वक्त, जन्नत बिला। कमरे में आती धूप जब प्रिशा की आंखों पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। वो आंखें मलते हुए बालकनी की तरफ जाती है, पर जब गार्डन में समर्थ को देखती है तो उसकी आंखें पूरी तरह खुल जाती है। वो बिना पलके झपकाए उसे देखने लगती है। गार्डन में डिप्स मार रहा था। उसके शरीर इस बॉडी गोरे रंग पर ईट पैक्स उभर कर नजर आ रहे थे। डॉट डॉट उस पर चेहरे से झलकती पसीने की बूंद धूप में किसी सोने की तरह चमक रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसके माथे पर आ रहे वो बाल उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इस वक्त अगर उसे कोई भी लड़की देखती तो उसे अपनी नजरें नहीं हटा पाती। विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो प्रिशा कैसे उस पर से नजरें हटाती। प्रिशा को होश तब आता है जब उसके कानों में समर की बात सुनकर प्रिशा उसे घूरने लगती है कि उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है जब समर्थ की कही हुई बात सुनती है, क्योंकि समर्थ काफी तेज बोल रहा था। समर्थ ने अपने कान पर ईयरबड्स लगाए हुए थे। वो दूसरी तरफ किसी से बड़े प्यार से कहता है, प्रेमा यार अब तो सो जाओ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, पूरी रात तुम मुझसे बातें करती रही, मुझे सोने भी नहीं दिया, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा। क्या आज मिलना है? नहीं प्रेमा, मैं तुमसे आज मिल नहीं सकता। वो क्या है ना, आज कुछ इम्पोर्टेंट काम है, हम मिलते हैं किसी प्राइवेट रूम में, वहाँ खूब सारी बातें करेंगे और बाकी तुम तो हो ही समझदार। ओके बाय स्वीट हॉट। प्रिशा ने गुस्से से अपने बाल नोचते हुए कहा, व्हाट नॉनसेंस, ये उस चिपकू चुड़ैल के साथ मिल जाएगा, वो भी प्राइवेट रूम में। नोए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं और ना ही ये उस जैसी लड़की को डिजर्व करता है। इतनी छोटी सी बात इस गधे को समझ नहीं आ रही। क्या मन कर रहा है ये गमला उठा कर दे मारो इस गधे के सर, कहते हुए रुक जाती हैं, क्योंकि समर्थ पानी पीते हुए अपने मुंह पर पानी उड़ेल देता है, जिससे उसके बाल भीग जाते हैं। पानी उसके चेहरे से बहती हुई गले से होकर नीचे जा रही थी। प्रिशा को उसे ऐसे देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था, फिर भी उसकी नजरें नहीं हट रही थी। तभी समर्थ ने अपने आप को टाबल से पूछते हुए प्रिशा की ओर बिना देखे कहा, ऐसे पराये मर्द को ताड़ना गलत बात होती है। प्रिशा ने जब ये सुना तो वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही समर्थ मुस्कुरा कर गाने लगा, तेरे नैना ऐसे काफिर, क्या छुपाओ तुझसे आखिर, तू तो जाने मेरी सारी चोरियां। ये वही गाना था जो तब से समर्थ सुन रहा था, न कि किसी से बात कर रहा था। उसने तो ये सब कुछ प्रिशा को सुनाने के लिए कहा था, बल्कि वो खुद प्रिशा को देखने के लिए कब से बेताब था, उसका कब से इंतजार कर रहा था। ये जो भी उसने किया उसे वो बस प्रिशा को परेशान कर रहा था। अब समर्थ भी अंदर आ गया और अपने कमरे में चला गया। चाहत नीचे आई, उसने पहले चने भिगोए, फिर कुछ फ्रूट्स काटे, चाय बनाए और नाश्ता बनाने लगी तो उसने देखा तो अर्नब का कॉल आ रहा था। उसने झट से फोन उठा लिया और स्टैंड पर रखते हुए बाकी काम करने लगी। दूसरी तरफ से अर्नब था जो चाहत को टकटकी लगाकर देखे जा रहा था। हरे रंग की सिंपल साड़ी, भीगे बाल, मांग में सिंदूर और गले पर मंगलसूत्र, माथे पर छोटी सी बिंदी में चाहत बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। उसकी सादगी में ही उसकी सुंदरता झलक रही थी। चाहत को जब अर्नब की आवाज नहीं आई तो उसने पलके उठाकर अर्नब की ओर देखकर इशारा करते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं, सिर्फ यूं ही देखते रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? अर्नब ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए शायराना अंदाज में कहा। सांसें थम सी गई जब नजरों को दीदार उनका हुआ। तारीफ बहुत छोटा सा शब्द है उनके लिए, मगर फिर भी उन्हें देखकर आज भी हमारा दिल बाबरा सा हुआ। अर्नब के मुंह से तारीफ सुनकर चाहत शर्मा गई। तभी प्रिशा बहा आई। उसने चाहत मुस्कुराते देखा तो कहा, ओए पागल, ये अकेले अकेले किसे देखकर मुस्कुरा रही है। कहते हुए वो पास आई तो उसे अर्नब दिखा। अर्नब ने भी जब उसे देखा तो मुंह बनाते हुए कहा, यार पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, आज का पूरा दिन खराब जाने वाला मेरा। प्रिशा ने उसे देख गुस्से से मुस्कुरा कर कहा, सेम टू यू मिस्टर अग्डू अग्निहोत्री, तुम्हारी गोबर जैसी शकल देखकर मेरा दिन भी कौन सा अच्छा जाने वाला है। अर्नब ने गुस्से उसे देखते हुए कहा, तुम। वो कुछ और कहता इससे पहले उन दोनों की लड़ाई को बढ़ते देखकर चाहत ने कहा, मुझे मंदिर जाना है, व्रत पूरा करने वरना देर हो जाएगी, मैं आकार कॉल करती हूँ कहकर फोन काट देती है। थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। प्रिशा को शादी में देखकर समर्थ की हालत खराब थी। वही आयान ने प्रिशा को देखकर कहता है, अरे प्रिशा तुम शादी में बहुत अच्छी लग रही हो। प्रिशा मुस्कुराकर कहा, थैंक यू आयान, ये शादी कल मैंने मॉल से खरीदी। सुना तुमने कल मॉल से खरीदी ये बात पर उसने थोड़ा जोर देकर कहा। दोनों ने मिलकर सबको खाना परोसा।
तब आदि ने कहा तुम दोनों भी बैठ जाओ। प्रिशा ने कहा नहीं, वो चाहत का व्रत है। और तुम्हारा? आयान ने कहा। तो प्रिशा ने जवाब दिया मेरा भी। हम दोनों पूजा करके आने के बाद खाएंगे। कहीं ना कहीं समर्थ को ये बात चुभ रही थी क्योंकि उसे लगता है प्रिशा ने ये व्रत प्रेम के लिए रखा होगा। थोड़ी ही देर बाद दोनों समर्थ के साथ मंदिर निकल जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मंदिर में पहुंचते ही चाहत सर पर पल्लू रख लेती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दोनों पूजा की थाल लेकर अंदर आते हैं, जहां बाकी बहुतसी औरतें बरगद के पेड़ पर मन्नत की मूली बांध रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दूसरी तरफ वट सावित्री की कथा सुनाई जा रही थी। चाहत और प्रिशा दिनों वहां आते हैं। दोनों कथा पूरी करने के बाद बरगद के पेड़ पर मन्नत की मूली बांधते हुए चक्कर काटने लगी। चाहत आंखें बंद किए हुए पूरी श्रद्धा के साथ अर्नब की लंबी उम्र की कामना करने लगी। प्रिशा की भी आंखें बंद थी। वो कामना तो कर रही थी पर उसके दिल में एक अजीब कुसमोकस थी जिसे वो बाहर नहीं आ पा रही थी। वो आगे बढ़ी ही थी कि उसकी वो मूली टूट गई, जिसे देखकर बाहर खड़ी कुछ औरतें कहती है हाय हाय ये तो अपसगुन हो गया। लगाता है इसने गलती है तभी भगवान ने बीच में ही छोड़ दिया, इसका व्रत भी अधूरा रह गया। ये सब सुनकर चाहत को अच्छा नहीं लगता। प्रिशा की आंखों में भी आंसू आ जाती हैं। वो उस टूटी हुई मोली को देख रही होती है कि कोई उसके हाथ से वो मोली लेकर दूसरे मोली को जोड़कर अच्छे से गांठ बांध देता है। प्रिशा जब भरी आंखों से सामने देखती है तो उसके सामने समर्थ खड़ा था। उसने मोली आगे की ओर लपेटते हुए कहा लो अब ये गांठ इतनी मजबूत हो गई कि तुम चाहोगी तब भी नहीं टूटेगा। समर्थ ने भले ही ये बात प्रिशा से कही थी पर सुनाया उन औरतों को था जो प्रिशा को गलत बोल रही थी। समर्थ की बात सुनकर उनका मुंह भी बंद हो गया। समर्थ को ऐसे करते देखकर चाहत भी मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ मंदिर के बाहर एक जगुआर आकार रुकती है। उसमें से एक आदमी बाहर निकलकर सीधा मंदिर के अंदर चला जाता है। आज के लिए इतना ही। डेविल की बेपनाह मोहब्बत के पार्ट अपलोड कर दिया है। मेरी ये स्टोरी आप लोगों को मेरी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। प्लीज़ यार लाइक करे, कमेंट करो, शेयर करो और रिव्यू देना मत भूलना। 68 तुम भी मुझे इस प्रसाद की तरह ही मीठी लग रही और समर्थ की बाहों में प्रिशा, जिसे देखकर बाहर खड़ी कुछ औरतें कहती है हाय हाय ये तो अपसगुन हो गया। लगाता है इसने गलती है तभी भगवान ने बीच में ही छोड़ दिया, इसका व्रत भी अधूरा रह गया। ये सब सुनकर चाहत को अच्छा नहीं लगता। प्रिशा की आंखों में भी आंसू आ जाती हैं। वो उस टूटी हुई मोली को देख रही होती है कि कोई उसके हाथ से वो मोली लेकर दूसरे मोली को जोड़कर अच्छे से गांठ बांध देता है। प्रिशा जब भरी आंखों से सामने देखती है तो उसके सामने समर्थ खड़ा था। उसने मोली आगे की ओर लपेटते हुए कहा लो अब ये गांठ इतनी मजबूत हो गई कि तुम चाहोगी तब भी नहीं टूटेगा। समर्थ ने भले ही ये बात प्रिशा से कही थी पर सुनाया उन औरतों को था जो प्रिशा को गलत बोल रही थी। समर्थ की बात सुनकर उनका मुंह भी बंद हो गया। समर्थ को ऐसे करते देखकर चाहत भी मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ मंदिर के बाहर एक जगुआर आकार रुकती है। उसमें से एक आदमी बाहर निकलकर सीधा मंदिर के अंदर चला जाता है। चाहत समर्थ और प्रिशा को देखती है, तभी उसे याद आता है कि वो पूजा सामान लाए, उसमें से कुछ प्रसाद लोगों को बांट दे। वो समर्थ से कहते हुए बाहर से चली जाती हैं। प्रिशा अपनी परिक्रमा पूरी करती है तो देखती है कि चाहत बाहर नहीं थी। प्रिशा समर्थ को खड़ा देखकर उसे पूछती है चाहत कहाँ है? अभी तो यही थी। समर्थ ने उसकी बात सुनकर कहा वो चाहत नीचे गरीबों में प्रसाद बांटने गई है, आती होगी। जिसके बाद दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। दोनों बिल्कुल खामोश थे। प्रिशा बाहर से जाने लगी तो समर्थ ने उसे रोकते हुए कहा प्रिशा ने उसे मुड़कर देखा तो समर्थ ने चुप तोड़ते हुए कहा तुम मुझे गलत मत समझना, मैंने वो सब इसलिए किया ताकि तुम्हारा अपने प्यार के लिए किया हुआ व्रत पूरा हो सके, बाकी मेरा कोई और मतलब नहीं था। प्रिशा उसकी बात सुनकर उसे हैरत से देखती है। क्या ये सोच रहा है कि मैंने ये व्रत प्रेम के लिए रखा है? पर मैंने तो। चाहत सीढ़ियों से उतरने लगी तो सामने आ रहे आदमी से टकरा गई। वो आदमी उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ता है पर चाहत खुद को संभालते हुए उस आदमी को हाथ दिखाकर रोक लेती है। ये वही आदमी था जो कि कुछ देर पहले ही मंदिर में आया हुआ था। चाहत के रोकने से वो आदमी उसे ऊपर से नीचे तक चेकआउट करने के बाद मानो उसकी खूबसूरती में खो गया था। चाहत से उसकी नजरों की तापसी जब बर्दाश्त नहीं हुई तो वो उसके पास से जाने लगी तो उस आदमी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। चाहत ने पलटकर उसे गुस्से से देखते हुए अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो उस आदमी ने कसकर उसके हाथ को थामते हुए उसे गंदी नजरों से दिखते हुए कहता है, खूबसूरती का इतना घमंड, इट्स नॉट फेयर ब्यूटिफुल। चाहत अब भी उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी।
वो आदमी उसके हाथ में पकड़ी थाली में से प्रसाद खाते हुए कहता है, तुम्हारी सारी कोशिश आरके के आगे बेकार है ब्यूटीफुल। बे से सच कहूँ तो तुम हमें बिल्कुल इस प्रसाद की तरह ही मीठी लग रही हो। उसके ऐसे कहने पर उसके सारे आदमी हंसने लगे। वही आसपास खड़े लोग भी ये तमाशा देख रहे थे। बाहर लोगों की भीड़ जम चुकी थी। चाहत को उसकी बात सुनकर इतना गुस्सा आता है, वो एक जोरदार थापड़ आरके के गाल पर रसीद देती है। अचानक किसे संभल नहीं पता और उसके हाथ से चाहत का हाथ छूट जाता है। उसके गालों पर चाहत के उंगलियों के निशान छप गए थे। चाहत उसे एक नज़र देखकर बाहर से निकल जाती। तभी आरके का असिस्टेंट उसे कहता है, सर आप ठीक हैं ना? आरके ने अपने दांत पीसते हुए कहा, उठा लो उस लड़की को। मंदिर के ऊपर जब काफी देर इंतजार करने के बाद भी चाहत नहीं आई तो समर्थ ने प्रिशा से कहता है, प्रिशा चाहत को कितनी देर हो गई, वो अब तक नहीं आई, हमें चलकर देखना चाहिए। प्रिशा ने उसे देखकर कहा, हम तुम सही कह रहे हो, चलो चलकर देखते हैं। दोनों नोचे की ओर जाने लगे तो अचानक प्रिशा की एक है निकल गई। समर्थ ने पलटकर देखा तो प्रिशा अपने पैर को पकड़कर खड़ी हुई थी। उसके पैरों से खून निकल रहा था। समर्थ उसके पास आकर उसे बैठाते हुए कहता, अरे क्या हो गया? प्रिशा ने दर्द से कराहते हुए कहा, लगता है कान चुभ गया, मैं यही बैठ जाती हूँ, तुम चाहत को लेकर आयो प्लीज। समर्थ ने बिना उसकी बात सुने ही उसका पैर अपने लैप पर रख लिया। उसके पैर से कांच निकलने को हुआ कि प्रिशा ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा, रहने दो, दर्द होगा। समर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, कांच घुसा है तो रसगुल्ला जैसा तो नहीं लगेगा। प्रिशा ने उसे देखकर कहा, पर वो कुछ और कहती इससे पहले ही समर्थ ने झट से उसके पैर में से वो कांच निकल लिया। दर्द से प्रिशा की आंखें बंद हो गई और समर्थ के कंधे पर हाथ कस गए। समर्थ ने कांच निकलकर फेंकते हुए उसके पैरों पर अपना रुमाल निकलकर बांध दिया। समर्थ उठकर खड़ा हुआ और प्रिशा को सहारा देने लगा तो प्रिशा खड़ी हो पा रही थी, इसलिए उसने बिना वक्त गंवाए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। प्रिशा ने उसे देखकर कहा, ये क्या कर रहे हो? नोचे उतारो, कहीं मुझे गिरा दिया तो पैर के साथ कमर में प्री में चोट लग जाएगी। समर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, मैं चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म की ये वाला सीन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और तुमने बिल्कुल सच कहा, मैं तुम्हें गिरा ही दूंगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा भारी हो, इतना कि मुझसे उठाया तक नहीं जा रहा। प्रिशा ने समर्थ को मारते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं मोटी हूँ? अगर मैं मोटी हूँ तो तुम्हारी चिपकू वायरस क्या 20 किलो की है? तद्दू कहीं की। समर्थ अब प्रिशा से कोई बहस नहीं करता। वो दोनों अब नीचे भी आ चुके थे। प्रिशा ने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहा, ये चाहत कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ चली गई? वही ठीक उनके पीछे कुछ लोग चाहत को घसीटते हुए ले जा रहे थे। चाहत काफी बार समर्थ को बुलाने की कोशिश करती है पर समर्थ की नज़र उस पर पड़ती ही नहीं। तभी समर्थ के पास एक छोटा लड़का आकर कहता है, भैया भैया, वो लड़की कब से आपको बुला रही है? समर्थ ने उसे देखकर हैरत होते हुए कहा, लड़की। प्रिशा ने गुस्से से घूरते हुए कहा, लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने उस चिपकू वायरस को यहाँ भी बुला लिया। समर्थ ने उसे देखकर घूरते हुए कहा, चुप रहो, मैंने किसी को नहीं बुलाया। कहते हुए पीछे मुड़ता है तो वहां से एक वान जा रही थी। प्रिशा समर्थ से घबराते हुए कहती है, समर्थ कोई चाहत को ले जा रहा है। समर्थ, किसी ने उसका किडनैप कर लिया है, रोको उसे। सुना तुमने, रोको उसे। समर्थ ने उसे देखकर कहा, पर तुम्हें कैसे पता कि वो चाहत है? प्रिशा ने उसे देखकर कहा, क्योंकि हम दोनों ने बिल्कुल सेम साड़ी पहनी हुई थी। वो चाहत ही है। समर्थ ने उस लड़के को देखकर चाहत की फोटो दिखाते हुए कहता है, बच्चा क्या लड़की थी वो? उस बच्चे ने कहा, हम भैया, यही दीदी थी जो आपको रोते हुए बुला रही थी। समर्थ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जल्दी से प्रिशा को गाड़ी बिठाते हुए उस गाड़ी का पीछा करता है, पर सैयद उस किडनैपर को समर्थ के फॉलो करने का पता चल गया था, इसलिए वो अचानक यू टर्न लेता है और देखते ही देखते समर्थ की आंखों से उनकी वन उजल हो जाता है। समर्थ उन्हें ऐसा करते देखकर गुस्से से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मरता है। प्रिशा अपनी भरी आंखों से कहती है, अब कैसे ढूंढेंगे हम चाहत को? वो बेचारी तो बोल भी नहीं सकती है। क्या हमें अर्नब को इस बारे में बताना चाहिए कि चाहत किडनैप हो गई है? आज के लिए इतना ही। डेविल की बेपनाह मोहब्बत के पार्ट अपलोड कर दिया है। प्लीज़ यार, लाइक करे, कमेंट करो, शेयर करो और रिव्यू देना मत भूलना। 69 ऑफ द विलियन और चाहत पर हुई थापड़ों की बरसात और थर्ड मीट में बच्चा। समर्थ ने उसे देखकर कहा, पर तुम्हें कैसे पता कि वो चाहत है? प्रिशा ने उसे देखकर कहा, क्योंकि हम दोनों ने बिल्कुल सेम साड़ी पहनी हुई थी। वो चाहत ही है। समर्थ ने उस लड़के को देखकर चाहत की फोटो दिखाते हुए कहता है, बच्चा क्या लड़की थी वो? उस बच्चे ने कहा, हम भैया, यही दीदी थी
जो अब को रोते हुए बुला रही थी। समर्थ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जल्दी से प्रिशा को गाड़ी बिठाते हुए उस गाड़ी का पीछा करता है, पर सैयद उस किडनैपर को समर्थ के फॉलो करने का पता चल गया था, इसलिए वो अचानक यू टर्न लेता है और देखते ही देखते समर्थ की आंखों से उनकी वन ओझल हो जाता है। समर्थ उन्हें ऐसा करते देखकर गुस्से से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मरता है। प्रिशा अपनी भरी आंखों से कहती है, अब कैसे ढूंढेंगे हम चाहत को? वो बेचारी तो बोल भी नहीं सकती है। क्या हमें अर्नब को इस बारे में बताना चाहिए कि चाहत किडनैप हो गई है? समर्थ ने प्रिशा के चेहरे को प्यार से अपने हाथों में भरते हुए कहा, घबराओ मत प्रिशा, चाहत को कुछ नहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे उसे। ये कहते हुए वो अपने आदमी को कॉल करते हुए कहता है, रचित, एक काले रंग वान उसका नंबर दोनों तुम्हें सेंड कर रहा हूँ, तुम मुझे जल्द से जल्द उसकी पूरी डिटेल्स सेंड करो। तो दूसरी तरफ से कोई लड़का कहता है, ओके सर। समर्थ प्रिशा की ओर देखकर कहता है, देखो प्रिशा, तुम घबराओ मत प्लीज, मैं अपने आदमियों को ढूंढने में लगा चुका हूं, पर हमें ईगल वे में ऑफिशियली चाहत के गायब होने की कंप्लेंट लिखनी होगी। कहते हुए समर्थ पुलिस स्टेशन की ओर गाड़ी बढ़ा देता है। दूसरी तरफ चाहत की आंखें धीरे धीरे खुलती है, पर पूरी तरह नहीं, इसलिए उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी पलकें बार बार झपका रही थी। सैयद उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था और यही वजह थी कि दवाई का असर खत्म ना होने की वजह से उसे सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। तभी कोई चाहत के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, जिससे चाहत का आधा नशा उतर गया। वो थोड़ा सा संभली ही थी कि कोई बेहिसाब उस पर थप्पड़ों की बरसात करता है। बेचारी चाहत अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं कर पाती, क्योंकि उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे, जिस वजह से चाहत को खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिलता। चाहत धीरे धीरे से आंखें खोलकर सामने देखती है तो सामने आग बैठा हुआ था, जो उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रहा था। वो इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। चाहत की आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। विस्मय अधिबोधक चिन्ह, क्योंकि चाहत के गाल पर बने थप्पड़ों के निशान से खून बहने लगा था। डॉट डॉट, खून तो उसके होठों के कोरे से भी बह रहा था। उसके आंखों में अचानक तेज दर्द उभर आया, क्योंकि आग ने उसके जबड़े को बहुत कसकर भींच रखा था। वो दांत पीसते हुए कहता है, कैसा लगा आपने थप्पड़ का जवाब पाकर? एहसास हुआ कि तुमने आरके पर हाथ उठाकर कितनी बड़ी गलती की है। पर घबराओ मत ब्यूटीफुल, मैं ये सब रोक दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, वो ये कि तुम्हें मेरी बाहों में आना होगा, तुम्हें मेरे साथ। वो कुछ और कहता इससे पहले ही चाहत गुस्से से घिन भरी नजरों से उसे देखते हुए उसके मुंह पर थूक देती है। आरके अपना मुंह साफ करते हुए उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए कहता है, साली दो कोड़ी की लंकी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर थूकेगी? डॉट डॉट, कहते हुए उसके बालों पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके होठों के करीब जाने लगा। चाहत उसके अचानक पास आने से चाहत छटपटाने लगी, छूटने की कोशिश करने लगी, बंधे होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। डॉट डॉट, वही आंख उसके करीब आते ही जा रहा था। अब तो चाहत की आंखें में डर उभर आया। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे इस अपनी आंखें में सिर्फ अर्नब ही दिखाई दे रहा था। वो बेबस सी बस अर्नब को याद कर रही थी। इससे पहले कि आग के होठों चाहत के होठों को छू पाते, तभी उसका एक आदमी आकार कहता है, बॉस। उसके अचानक आने से आर के चाहत के पास से हट जाता है। आपने होठों पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या चाली, थोड़ी देर बाद आते तो तब तक मैं होठों का रसपान कर लेता। उसके पास खड़ी चाली ने हंसते हुए उसे देखकर कहा, सर अब तो ये चमक छलो आपकी ही है, जब चाहे तब कर लेना पूरे अपने अरमान। आरके ने उसे देखकर कहा, वैसे तुम यहाँ क्यों आए थे? चाली ने उसे एक फाइल बढ़ाते हुए कहा, सर बहुत मुश्किल से इस लड़की की इन्फॉर्मेशन मिली है, लगता किसी तगड़े और पावरफुल इंसान की बीबी है। आरके ने चाहत को देखकर चाली के बातें का जवाब देते हुए कहा, अच्छा तो इसलिए इतना गुरूर है इसे, जो आरके से आंखें झुकाकर नहीं बल्कि आंखें मिलाकर देख रही है। चाली ने भी आरके को देखते हुए हंसकर कहा, सर इसे भी मजे की बात यह है कि ये लड़की बोल नहीं सकती। आरके ने उसे देखकर चमकती आंखों से मुस्कुरा कर कहा, क्या? कहते हुए जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ये तो सोने पे सुहागा हुआ चाली। डोंट वरी ब्यूटीफुल, जब कुछ दिन मेरा मन भरने के बाद तुम्हें छोड़ दूंगा तो बेसे भी तुम्हारा पति और ना ये समाज तुम्हें अपनाएगा। पर आरके है ना, तुम चली आना मेरी बाहों में पनाह पाने के लिए। पुलिस स्टेशन। प्रिशा और समर्थ जब पुलिस स्टेशन आए तो अंदर कबीर बैठकर किसी केस के बारे में अपनी टीम से बातें कर रहा था। कबीर। जब समर्थ की आवाज कबीर के कानों में पड़ी तो उसने नजरें उठाकर उन दोनों को देखा तो बाहर से उनकी टीम चली गई। उनके जाते ही जो कबीर थोड़ी देर पहले किसी स्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर की तरह लग रहा था, उसने उन दोनों को देखकर हंसते हुए कहा, अरे आप दोनों आइए आइए।
बे से आप दोनों ने शादी कर ली और कोई पार्टी भी नहीं दी, सरासर गलत बात सर। प्रिशा ने गुस्से से कहा, सस्ता नशा किया है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? कबीर ने हंसते हुए, अब प्रिशा जी कोई लड़की अगर मान में सिंदूर सज्जा कर आएगी तो क्या उसे बिन बिहाई लड़की कहेंगे? प्रिशा ने उसकी बात सुनकर अपनी मान पर हाथ फेरते हुए देखा तो हम सच में सिंदूर लगा था। तब उसे याद आया कि जब उसने पूजा करने के बाद माथा टेका था तब सैयद कुमकुम उसकी मांग में गिर गया हो। कबीर ने फिर से कहा, क्या सोच रही है आप? बे से मुझे लगता है मैं आपसे पहली बार मिला तो आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे और दूसरी बार शादी करके आए हैं, लगाता है जब तीसरी बार मिलूंगा तो आपके साथ कोई छोटी प्रिशा या छोटा समर्थ होगा क्यों? कहते हुए वो हंसने लगता है पर अचानक उसके मुंह पर एक जोर का मंच लगाता है। कबीर देखता तो ये समर्थ था जिसने उसे मारा था, जिसे उसके नाक से खून निकलने लगता है। बेचारा कबीर अपनी नाक सहलाते हुए समर्थ को देखता है जो उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। कबीर उसे ऐसे देखकर कहता है, लगता है मामला सीरियस है। प्रिशा ने वही चेयर पर बैठकर कहा, तो पुलिस स्टेशन क्या लोग सर्कस देखने आते हैं? कोई मामला सीरियस होगा तभी तो आएंगे ना, पर तुम्हें प्रसाद खाए बिना समझ कहाँ आती है? कबीर ने मुंह बनाकर कहा, बात क्या है? प्रिशा ने समर्थ देखकर कबीर से कहा, चाहत किडनैप हो गई है। कबीर ने हंसते हुए कहा, अच्छा कौन, वो तुम्हारी वो छुई मुई सी फ्रेंड? अरे तो उसमें पुलिस स्टेशन आने की क्या जरूरत? उसके पति मिस्टर गुसल अग्निहोत्री से पूछो, पक्का उसने कहीं मार के गाड़ दिया होगा बेचारी मासूम गुड़िया को। इसने इतना ही कहा था कि एक और पंच उसके मुंह पर लगता है। आज के लिए इतना ही। प्लीज यार लाइक करे, कमेंट करो, शेयर करो और रिव्यू देना मत भूलना। 70 तुम्हारी पत्नी मेरे साथ है अर्नव और जिंदा हूँ एक लाश की तरह। बेचारा कबीर अपनी नाक सहलाते हुए समर्थ को देखता है जो उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। कबीर उसे ऐसे देखकर कहता है, लगता है मामला सीरियस है। प्रिशा ने वही चेयर पर बैठकर कहा, तो पुलिस स्टेशन क्या लोग सर्कस देखने आते हैं? कोई मामला सीरियस होगा तभी तो आएंगे ना, पर तुम्हें प्रसाद खाए बिना समझ कहाँ आती है? कबीर ने मुंह बनाकर कहा, बात क्या है? प्रिशा ने समर्थ देखकर कबीर से कहा, चाहत किडनैप हो गई है। कबीर ने हंसते हुए कहा, अच्छा कौन, वो तुम्हारी वो छुई मुई सी फ्रेंड? अरे तो उसमें पुलिस स्टेशन आने की क्या जरूरत? उसके पति मिस्टर गुसल अग्निहोत्री से पूछो, पक्का उसने कहीं मार के गाड़ दिया होगा बेचारी मासूम गुड़िया को। इसने इतना ही कहा था कि एक और पंच उसके मुंह पर लगता है। कबीर को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा, आपको पता ऑन ड्यूटी किसी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने के जुर्म में मैं आपको अरेस्ट कर सकता हूँ। समर्थ ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, आई एम सॉरी कबीर, पर मैटर बहुत सीरियस है। अर्नब यहाँ नहीं है, किसी मीटिंग के सिलसिले में सिंगापुर गया है। उसकी गैर मौजूदगी में चाहत हमारी जिम्मेदारी है। डोंट वरी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, कबीर ने कहा। तो समर्थ ने कहा, कोशिश नहीं, आई वॉन्ट सम एक्शन कबीर। कबीर ने भी उसे देखते हुए कहा, डोंट वरी, मैं उन्हें जरूर ढूंढ कर लूंगा भाई। अचानक समर्थ के चेहरे के भाव बदल गए। प्रिशा भी हैरानी से कबीर और समर्थ को देख रही थी, पर उसकी नज़र अचानक से कबीर के नाम पर चली जाती है। वो हैरानी से दोनों को देखकर खुद ही बड़बड़ाती है, कबीर राजपूत। समर्थ ने कबीर से नजरें फेरते हुए प्रिशा से कहा, तुम चलो यहाँ से। समर्थ फिलहाल काफी गुस्से में लग रहा था, इसलिए प्रिशा ने उसे कोई सवाल नहीं किया। समर्थ उसे फिर से गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। कबीर उन दोनों को जाते हुए देखता रहता है, पर अचानक उसकी आंखें नम हो जाती है। पर फिर भी खुद के ख्याल को झटकते हुए वो अपने साथ टीम के साथ चाहत को ढूंढने निकल जाता है। जन्नत बिला, आयान ने मुस्कुराकर कह रहा था, हम दादी तुम्हारी बहू बहुत समझदार है। उसने सारी तैयारी खुद की, फिर समर्थ के साथ मंदिर गई है पूजा करने। पर आपके नालायक पोते की आते ही क्लास लेना। जब से गया है एक बार भी फोन नहीं करता नालायक। दादी भी कहा कम थी। उन्होंने आयान से कहा, क्यों, तू क्या उसकी बीवी है जो तुझे फोन करेगा? करना होगा तो मेरी बहू को करेगा ना। आयान ने मुंह बनाकर कहा, वही तो दादी, एक बोल नहीं सकती और एक बोलता ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ अपना ना यहाँ आ जाओ, फिर दोनों को आपके जूते पड़ेंगे ना, फिर तोते की तरह बोलने लगेंगे दोनों। दादी ने कहा, खोते मेरे जूते तो पहले तुझे पड़ेंगे, अगर तूने मुझे बाहा की सही सही खबर नहीं दी तो। और मेरा आदि वो कहाँ है? आयान ने फोन को किचन में ले जाते हुए कहा, आपका पोता बहुत समझदार हो गया है, वो फ्रूट सलाद बना रहा है। मैं तो कहता हूँ इसकी भी शादी करा दो आप। आयान के कहने पर आदि उसे देखने लगता है, तो अचानक आयान को आवाज नहीं आती, हेलो दादी, दादी सुन पा रही हो? तभी अचानक किसी ने फोन उठाकर कहा, भाई दादी को दादाजी को नाश्ता देने चली गई है। आयान ने खुश होते हुए कहा, निशु यार तू कल क्यों नहीं करती, आज ना यहाँ।
हम सब मिलकर बहुत मस्ती करेंगे पहले की तरह और चाहत वो बिल्कुल आंटी की परछाई है निशु, उससे मिलकर तू बहुत खुश होगी। निशा ने मुस्कुरा कर कहा उनसे मिलने जरूर आऊंगी भाई। आयान ने उसे देखकर कहा निशु तू ठीक है ना? तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? तूने भी कोई व्रत रखा है क्या अपने होने वाले पति के लिए? मैं क्या कह रहा हूँ, तेरे लिए आदि के हाथ का बना फ्रूट सलाद भेज देता हूँ। निशा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो मुस्कुरा दी। आयान की नज़र आदि के फ़ोन पर जाती है जहाँ समर्थ कॉल कर रहा था। आयान आदि से कहता है आदि तू निशु बात कर, मैं ज़रा समर्थ के साथ बात करके आता हूँ। पता नहीं क्यों वो बार बार कल कर रहा है। आदि कुछ कह पता उसे पहले ही आयान वहाँ से चला गया। अब तक वीडियो कॉल कट नहीं हुआ था, पर आज भी आदि ने निशा से एक लफ्ज़ नहीं कहा। निशा भी बस आदि को देखे जा रही थी। न जाने सिर्फ आदि को देखने के लिए वो कितने साल से तड़प रही थी। भले ही आदि फ़ोन को ना देख रहा हो पर उसकी नज़र फ़ोन पर ही थी। निशा को आदि का ये बिहेवियर काफ़ी हर्ट कर रहा था, पर प्यार के आगे कभी कभी हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत छोटी लगती है। कुछ ऐसा ही था इन दोनों का रिश्ता। ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा जब निशा ने आदि को कॉल नहीं किया, पर आदि ने एक बार भी उसका कॉल अटेंड नहीं किया। फिर भी वो आदि को रोज कॉल करती, इस उम्मीद में कि किसी दिन तो आदि उसका कॉल उठा लेगा। और आज आदि को देखकर वो खुद को रोक ना सकी। क्या करे, प्यार के हाथों मजबूर जो थी। उसने आदि से कहा कैसे है आप? आदि ने बस ऐसे ही दो टूक में जवाब देते हुए कहा ठीक हूँ, तुम कैसी हो? निशा ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा बस जिंदा हूँ एक लाश की तरह, वरना रूह तो कब की मर चुकी है। आदि उसकी बातें सुनकर उसे हैरत से देखने लगा तो निशा आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। दोनों एक दूसरे की नज़रों में खो जाते हैं। तभी निशा आदि को देखते हुए पूजा की थाल में से एक फल का टुकड़ा उठाकर खा लेती है। आदि उसे ऐसा करते देख समझ आ जाता है कि निशा ने ये व्रत उसके लिए रखा था। तभी आज वो उसे सुबह से बार बार कॉल कर रही थी। आदि ने उसे गुस्से में कहा मैंने तुमसे कहा था ना ये सब। वो कुछ और कहता इससे पहले बाहर आयान आ जाता है जो काफ़ी परेशान लग रहा था। उसे ऐसे देखकर आदि फ़ोन काट देता है और उसे कहता है तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? तभी आयान उसे कहता है आदि चाहत किडनैप हो गई है, अभी समर्थ का कॉल आया था। आदि ने परेशान होते हुए कहा शाम होने को आई है, जल्दी चल हमें ढूंढना होगा और अपने आदमियों को खबर कर दे। दोनों भी उसे ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आर के वहां से कुछ देर बाद किसी काम से चला गया था, पर शाम होते ही वो वापस लौट आया। उसने आकार देखा तो चाहत के आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। इसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया था। आँख ने आते हुए कहा ये क्या ब्यूटीफुल, तुमने खाना नहीं खाया? चाहत ने कुछ नहीं कहा तो दोबारा बाहर चाली आया और उसने कहा बॉस एक शौकन खबर हाथ लगी है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आरके ने देखते हुए कहा तुम क्या हॉट न्यूज की दुकान हो? जब भी कोई खबर लाते हो मुझे हॉट अटैक ही देते और अरे अभी तो मुझे ब्यूटीफुल के साथ रोमांस करना है। ठीक है अब आए हो तो अपने मुंह का शटर भी खोलो। चाली ने कहा बॉस ये छमिया के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई है। पूरी दिल्ली में पुलिस कुत्ते की तरह ढूंढ रही है इसे। और आपने उसे देखकर कहा और क्या? चाली ने कहा और आपको पता है ये कंप्लेंट किसने लिखवाई है? ये कंप्लेंट समर्थ राजपूत ने लिखवाई है। आपने हंसते हुए कहा ओ तो ये उस समर्थ राजपूत की बीवी है। समर्थ ने एक बच्ची से शादी की है। चाली ने उसे देखकर कहा नहीं बॉस ये समर्थ राजपूत की बीवी नहीं बल्कि ये चाहत अर्नब अग्निहोत्री है, यानी आपका राइवल अर्नब अग्निहोत्री की बीवी है। आपने हंसते हुए कहा ओ तो इसी नायब हीरे को छुपाना चाहता था अर्नब, पर अफसोस खूबसूरत चीजें आरके से कहाँ दूर रह पाती है, एक न एक दिन आपकी हो ही जाती है। जरा फोन लगाओ तो अर्नब को उससे ये खुशखबरी तो दे दे कि उसका नायब हीरा इस वक्त मेरे कब्जे में है। चाली अर्नब को कॉल करता है तो आक उसे फोन लेते हुए अर्नब से कहता है तुम्हारी पत्नी मेरे साथ है अर्नब अग्निहोत्री, यहाँ आकर उसे बचा सकते हो तो बचा लो, वरना क्या पता वो हमेशा के लिए मेरी हो जाए और तुम कुछ ना कर सको। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ यार लाइक करे, कमेंट करो, शेयर करो और रिव्यू देना मत भूलना। डेविल की बेपनाह मोहब्बत अपलोड हो चुकी है।